Hello everyone, my name is Ankit and we are studying मोल concept. तो इससे पहले मैंने आपको मोल concept के कुछ बेसिक कैलकुलेशंस बताई थी कि किस तरीके से हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इससे पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताऊंगा। ये भी हमारे जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो केमिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें काफी इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमको डेंसिटीज वगैरह दी जाती है, तो उन डेंसिटी का जो डेटा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। तो डेंसिटी तो एक जनरल आइडिया हम सबको तो है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें कुछ और छोटी मोटी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डेंसिटी ब्रॉडली दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है, सबसे पहले अगर हम लोग लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज द सेम डेंसिटी जो हम लोग बचपन से जानते हैं, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। किसी सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का वॉल्यूम, इट गिव्स यू द डेंसिटी। या आप डेंसिटी को उल्टा भी बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो है इट इज अ कनेक्शन लिंक बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। अगर आपको मास पता है, मास और वॉल्यूम पता हो तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो, या मास पता और डेंसिटी पता हो तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि मास और वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप होता है इट इज थ्रू डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये एक नॉर्मल डेंसिटी की डेफिनेशन है जो हम लोग जानते हैं। इसकी अगर हम लोग यूनिट्स वगैरह की बात करें, जैसा आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट्स में ऊपर मास की यूनिट होगी, नीचे वॉल्यूम की यूनिट होगी, जैसे ग्राम पर एमएल, या फिर आप बोल सकते हैं केजी पर लीटर। इस तरीके से हम लोग डेंसिटी की यूनिट जो है नॉर्मली यूज करते हैं। अब एक और डेंसिटी है जो हम लोग कई बार हमको क्वेश्चंस वगैरह में गिवन होती है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिखाई देगा अगर किसी न्यूमेरिकल में, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डेंसिटी। ये एक तरीके की डेंसिटी है, काइंड ऑफ डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है सिंपली जिस सब्सटेंस की आप निकाल रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। जनरली ये हम लोग ग्राम पर एमएल में लेते हैं, मतलब यूनिट हम लोग ग्राम पर एमएल में रखते हैं, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये भी हम लोग नॉर्मली ग्राम पर एमएल में रखते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन, या आप इसका फॉर्मूला बोलें, स्पेसिफिक ग्रेविटी का है। तो यहां पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। ये दो डेंसिटी का रेशियो है। तो पहली बात तो हम लोग बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी यूनिटलेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों? सिंस इट इज अ रेशियो। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दो डेंसिटी का रेशियो है, तो इट इज गोइंग टू बी यूनिटलेस। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अच्छा, इसमें एक इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये होता है 1 ग्राम पर एमएल। दिस इज 1 ग्राम पर एमएल। जो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो 1 ग्राम पर एमएल है। मतलब ये डिनोमिनेटर जो है ये 1 ग्राम पर एमएल है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए
लेट्स से डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, Hg, जो कि लिक्विड होता है, ये मान लीजिए 13.6 ग्राम पर ml है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी ये क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा। थोड़ा साइड कर देता हूं। अब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमको कितनी दी हुई है? 13.6 ग्राम पर ml। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जैसा मैंने आपको अभी बताया कितना होता है बच्चों? इट इज 1 ग्राम पर ml। तो ये और ये कट गया, बचा कितना? 13.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी जो है वो 13.6 है। तो डेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डेंसिटी है वो 13.6 ग्राम पर ml है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 13.6 है। तो क्या इससे क्या ऑब्जर्वेशन आप लोगों का निकल रहा है? क्या बात आप लोग को समझ में आ रही है? तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर आप ये टर्म देखें, नंबर देखें, वो तो एक ही है। सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट नहीं है। तो वही बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी होता है विदाउट यूनिट। तो आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज बेसिकली द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, बट एक ही दोनों में डिफरेंस है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 दी हुई है, तो आप इसे डायरेक्ट ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसकी डेंसिटी जो होगी वो 13.6 ग्राम पर ml होगी। बस इसमें आपको ग्राम पर ml लगा देना है। बात समझ में आ गया? तो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सेम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में बस आपको बस यूनिट और लगा दो तो आपको डेंसिटी मिल जाती है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 13.6 13.6, बस यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 1.8। इससे इसका मतलब क्या है कि आपको कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये आपको 1.8 दी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी वो 1.8 ग्राम पर ml होगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में यहाँ यूनिट नहीं है। डेंसिटी हमको बस डेंसिटी अगर हमको निकालना है तो उसमें यूनिट लगा दो, ग्राम पर ml। मतलब ये जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी जो है वो 1.8 ग्राम पर ml है। ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, आपको मास निकालना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1.8 है, मास जो है वो आपको हम निकालना है, और वॉल्यूम जो है 100 है। तो यहां से मास जो आ जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम लोग गैसेस की डेंसिटी की बात करें, तो गैसेस की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ गैस, वो एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का नॉर्मल तौर पे दूसरा चैप्टर होता है ना, तो वहां पे ये सिखाया जाता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी। पीएम अपॉन आरटी ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो P है, P इज प्रेशर ऑफ गैस, राइट। M
is molar mass of gas, molar mass या molecular mass of gas. R is गैस कांस्टेंट या इसको हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है बच्चों, जो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे, बट फिलहाल अगर आपको इसकी वैल्यू याद करनी है तो ये 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, या फिर इसकी एक और वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो दो वैल्यू होती है, बट ये कांस्टेंट है। अभी बस आपको बस ये याद रखना है कि ये जो आर है वो कांस्टेंट है और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो इस तरीके से आप गैस की डेंसिटी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, गैसेस की डेंसिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ गैस। और P क्या है, M क्या है, R क्या है, T क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। एक और वर्ड डेंसिटी के लिए एक और वर्ड यूज होता है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि इट इज अ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस की डेंसिटी एट सेम कंडीशन। ऑब्वियसली दोनों सब्सटेंस की कंडीशन क्या होगी, सेम होना चाहिए, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी के टर्म्स में निकाल सकते हो, बट दोनों सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होना चाहिए, ये दोनों सब्सटेंस की कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसा आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि आप व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4। मतलब SO2 गैस की डेंसिटी CH4 गैस की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। हाँ, कभी भी जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो हम दोनों दो गैस डिफाइन करेंगे, एक तो जिसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग SO2 गैस की डेंसिटी निकाल रहे हैं CH4 के रिस्पेक्ट में। अब एक बात और है जो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये दोनों गैस का हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों गैस का टेम्परेचर प्रेशर जो है वो सेम है, मतलब दोनों गैस की जो कंडीशंस हैं वो सेम है। ऐसा नहीं है कि SO2 गैस का कुछ और टेम्परेचर होगा, CH4 का गैस का कुछ और। मतलब दोनों गैस सेम कंडीशन में है, तभी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4 का मतलब हो जाएगा कि हमको निकालना है डेंसिटी ऑफ SO2 at some temperature and pressure divided by density of CH4 at same temperature and pressure। उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो दोनों गैस की जो कंडीशन है वो सेम है। ठीक, हमने अभी डेंसिटी का एक फॉर्मूला सीखा कि जो गैस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, PM/RT। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में। तो न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला लगाया, तो PM/RT ये SO2 के लिए, डिवाइडेड बाय PM/RT ये CH4 के लिए। ये हो जाएगा डेंसिटी का फॉर्मूला। अब दोनों गैस की कंडीशन सेम है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम है ऊपर नीचे, तो P और P कट जाएगा, टेम्परेचर भी कट जाएगा, R कांस्टेंट है तो R भी ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो बचा क्या, बचा सिर्फ मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4।
तो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 with respect to CH4 is basically molar mass of SO2 divided by molar mass of CH4. इसका मतलब मोलर मास ऑफ SO2 जो है वो 64 है, CH4 का जो मोलर मास है वो है 16, तो ये कितना हो गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो बेसिकली इसको हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस 2। और ये हमको कैसे मालूम चला, ये हमने ऊपर कैलकुलेशन करके देखा कि अल्टीमेटली जो प्रेशर, टेम्परेचर और आर है वो कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ मोलर मास का रेशियो बच जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास ऑफ गैस 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, और ये हमको यहां से मालूम चल रहा है, मतलब हमने ये कैलकुलेशन करके देखी, फॉर्मूला हमने अप्लाई करके देखा, तो एंड में मोलर मास का रेशियो ही बच रहा है। चलिए, एक और टर्म यूज होती है डेंसिटी से रिलेटेड, एक और टर्म है, लास्ट टर्म है जो कि यूज की जाती है, दैट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का बेसिक मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस with respect to hydrogen gas at same temperature and pressure। मतलब वेपर डेंसिटी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है, बट यहाँ पे हमको किस गैस के रिलेशन में देखना है, हाइड्रोजन गैस, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिक्स है। वी हैव टू सी द रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, मतलब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी गैस की रिलेटिव डेंसिटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू गैस 2, तो यहाँ पे जो गैस 2 होगा वो हाइड्रोजन गैस फिक्स है, दैट इज वेपर डेंसिटी। अगर या आप इसको ऐसा बोलें कि अगर गैस 2 हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाए, तो इस रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो वेपर डेंसिटी की मतलब, इसका मतलब क्या है, वेपर डेंसिटी क्या है, तो वेपर डेंसिटी बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 या ऑफ एनी गैस बोल दो, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी जो हो जाएगा वो जाएगा मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय, नीचे कौन सी गैस है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये हम लोग जानते हैं कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होता है वो 2 होता है। इसका मतलब ये है कि जो वेपर डेंसिटी हो जाएगा वो सिंपली क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला, और कई बार हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लो आप अच्छे से याद कर लीजिए। वेपर डेंसिटी जो होता है वो मोलर मास बाय 2 होता है, या आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, कई बार हमको मोलर मास ऑफ गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मोलर मास ऑफ गैस इज बेसिकली वेपर डेंसिटी इंटू 2। ठीक है, तो अगर वेपर डेंसिटी पता है तो आप उससे मोलर मास निकाल सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या मोलर मास पता है तो उससे आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इस बात को समझने के लिए, जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, अगर मैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात करूं, ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है मोलर मास ऑफ O2, जो कि हम लोग जानते हैं कितना होता है, 32 ग्राम्स होता है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 16। मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दो तो वेपर डेंसिटी मिल जाता है, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो
मोलर मास मिल जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही यूजफुल टर्म है और बहुत बार इसका इस्तेमाल होता है वेपर डेंसिटी का। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, मोलर मास कहीं पे अगर उनको बताना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं बताते, वो वेपर डेंसिटी बता देते हैं। जैसे कहीं पे किसी क्वेश्चन में उनको बताना हुआ कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम है, तो वो ऐसे नहीं बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, वो बोलेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मोलर मास मिल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में मोलर मास जो है वो डायरेक्टली ना बता के वेपर डेंसिटी के थ्रू बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 7.5 लीटर ऑफ पर्टिकुलर गैस एट एसटीपी वेट 16 ग्राम। मतलब कोई गैस है जिसका 7.5 लीटर जो है ऑफ दैट गैस, ये एसटीपी में इट वेट्स 16 ग्राम, राइट। ये 16 ग्राम वेट करता है। तो वो पूछ रहा है कि इस गैस की वेपर डेंसिटी क्या होगी, इस गैस की वेपर डेंसिटी क्या होगी। तो वेपर डेंसिटी हम लोग जैसा जानते हैं कि इट इज मोलर मास बाय 2। तो अगर हम लोग मोलर मास ऑफ गैस निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास निकल गया तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और मोलर मास को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। तो मोलर मास हमको निकालना है। तो हमको पता है कि भाई 7.5 लीटर गैस का जो वेट है वो 16 ग्राम होता है। तो मोलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, 22.4 लीटर गैस का मास निकाल लेते हैं कि इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा ये निकाल लेते हैं, कितना ग्राम होगा। क्यों, क्योंकि 22.4 लीटर गैस में एसटीपी में क्या होगा, 1 मोल होगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। मतलब 22.4 लीटर गैस में 1 मोल होगा, और उसका जो भी मास होगा, 1 मोल का जो भी मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो हमको मोलर मास मालूम चल जाएगा, करेक्ट। तो 7.5 लीटर का 16 ग्राम वेट है, तो 22.4 लीटर का कितना ग्राम वेट होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आई थिंक ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 22.4, इतना ग्राम आ जाएगा। जो कि मेरे हिसाब से रफली जो है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3, तो ये रफली 48 ग्राम के आसपास आएगा। मतलब 22.4 लीटर का जो मास होगा वो 48 ग्राम होगा, और 22.4 लीटर इज रफली 1 मोल। इसका मतलब ये जो है ये मोलर मास है। सो द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है, सो मोलर मास ऑफ ऑफ जो भी गैस है, ऑक्सीजन गैस नहीं, जो भी गैस है, हमको पता नहीं कौन सी गैस है, तो जो भी गैस है उसका जो मोलर मास है वो 48 ग्राम है। तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मोलर मास बाय 2 मतलब 48 बाय 2 विच इज 24। तो वेपर डेंसिटी 24 हो जाएगी। देख लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो ये हो गया वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट। तो आई होप आप सबको डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको थोड़ा जल्दी रिवाइज करवा दूं, तो हमने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने बात करी, अ, हम लोगों ने बेसिकली डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है वो बताया, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वो बताया, गैस की डेंसिटी किस तरीके से निकाली जाती है वो बताया, और वेपर डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। ठीक है, कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी एलिमेंट का
परसेंटेज कंपोजिशन उसके कंपाउंड में। जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम लोग NH3 की बात करते हैं, NH3 हमारे सामने है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, ये कितना होगा? या कोई आपसे पूछे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन NH3, ये कितना होगा? तो ये जो परसेंटेज है इसी को हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक, तो ये कैसे निकालोगे आप? सिंपली, अगर आपको परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना वेट है, डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100 कर दो। तो NH3 में नाइट्रोजन का वेट कितना है? नाइट्रोजन का एक एटम है तो उसका वेट है 14, डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट जो है वो है, अमोनिया का मोलर मास कितना है, 17 इंटू 100। तो ये जो भी नंबर आएगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया। वैसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल वेट, तो हाइड इंटू 100। हाइड्रोजन का वेट कितना है? हाइड्रोजन के 3 एटम है, मतलब उसका 3 एटम का मास हो जाएगा 3 ग्राम, और टोटल मोलर मास जो है इन सबका मिला के ये है 70 इंटू 100 कर लो। करेक्ट। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है कि मतलब किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में कितना परसेंट है, तो उस एलिमेंट का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100 कर लो आप, आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है और उसमें आपको पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें हम पहले इसको मोलर मास निकाल लेते हैं। कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो ये 48 है। तो ये किसके लिए? कैल्शियम के लिए, ये कार्बन के लिए और ये ऑक्सीजन का वेट है। सब मिला के ये आता है आपका 100 ग्राम। तो 100 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है, तो मतलब कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन कितना है डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट मतलब यहाँ पे मोलर मास हो जाएगा। तो कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन जो है वो 40 है, टोटल मास 100 है, इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ये 100 क्यों है? क्योंकि मोलर मास 100 है, तो ये हो गया 40%। तो कैल्शियम इज 40%। ऑक्सीजन वैसे ही, वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितना है, 48 है, टोटल मास कितना है, 100 है, इंटू 100, कैंसिल, ये हो गया आपका 48%। तो कैल्शियम 40% है, ऑक्सीजन 48% है, और ऑब्वियसली बाकी बचा हुआ जो होगा वो कार्बन होगा। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ कोई कार्बन भी निकालने को बोलता तो दैट कम्स आउट टू बी 12, क्योंकि 12 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये 12% आ जाता है। तो दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। अब इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में 2018 में, तो आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या दिया हुआ है कि आपको एक क्लोरोहाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ठीक है, एंड अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 3.55% ऑफ क्लोरीन। तो मतलब हमको एक क्लोरो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। क्लोरोहाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें क्लोरीन भी है, उसमें 3.55% ऑफ क्लोरीन है। मतलब इस क्लोरोहाइड्रोकार्बन का जो क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन है वो 3.55 ग्राम परसेंट है। ठीक है, तो परसेंट ऑफ क्लोरीन इज 3.55। और वो ये भी बोल रहा है कि हर एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में, एक और इंफॉर्मेशन वो दे रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल में ये जो जो भी
क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, इसके एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन एटम है। मतलब जितने मॉलिक्यूल है उतने क्लोरीन, हर एक मॉलिक्यूल में एक एटम है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में पूछता है कि अगर मैं 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन लेता हूं तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने होंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक। तो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, और हमको क्या ये यहां तक तो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, हमको निकालना है कि 1 ग्राम अगर हम लोग क्लोरोहाइड्रोकार्बन लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने होंगे। ठीक है। तो हमको पता है कि क्लोरीन का परसेंटेज कितना है, 3.55% है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 100 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन लेते हैं, इसके अंदर इट हैज 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन, उसके अंदर इतना क्लोरीन होगा ही होगा। परसेंट का मतलब है पर 100, मतलब 100 ग्राम लेंगे तो उसके अंदर इतना ग्राम क्लोरीन होगा, 3.55 ग्राम क्लोरीन होगा। ठीक। तो जब 100 ग्राम के अंदर इतना ग्राम क्लोरीन है तो 1 ग्राम के अंदर कितना क्लोरीन होगा ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 1 ग्राम दिया हुआ है। क्योंकि हमको 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन के अंदर निकालना है। तो हमको ये डेटा से ये मालूम चल रहा है कि 100 ग्राम के अंदर 3.55 ग्राम क्लोरीन है। तो 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन के अंदर कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 3.55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, इतना ग्राम क्लोरीन का होगा, जो कि कितना आता है, विच कम्स आउट टू बी 0.035 ग्राम ऑफ क्लोरीन। मतलब हमारे पास 1 ग्राम के अंदर 0.035 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं। तो जब हमको मास पता है तो मास से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स कैसे निकल जाएगा इसका, 0.035 इंटू अटोमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का अटोमिक मास कितना होता है, 35.5। तो 35.5 से डिवाइड कर दिया तो इतना मोल क्लोरीन एटम्स, ये आ जाएगा। ये कितना है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ये यहाँ पे 55 है, 55, तो ये हो जाएगा आपका 0.001 मोल क्लोरीन एटम्स। करेक्ट। आप इसको 0.001 मोल को आप Na लिख सकते हैं, Na क्लोरीन एटम्स, राइट। Na को आप क्या लिख सकते हैं, Na को 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोरीन एटम्स लिख सकते हैं। तो कितना आ गया ये, 6.02 इंटू 10⁻20 क्लोरीन एटम्स। So this is our answer, which is D ऑप्शन, जो कि D ऑप्शन है। तो बेसिकली हमने ये निकाल लिया कि अगर परसेंटेज क्लोरीन, हमको क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन पता था, तो 100 ग्राम में हमको पता है कि वो 3.55% है या 3.55 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा वो हमने निकाल लिया कि क्लोरीन का 1 ग्राम में कितना क्लोरीन होगा, और फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, मोल से हमने एग्जैक्ट नंबर निकाल लिया, उसको Na वगैरह से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट नंबर निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। सबको बात समझ में आ गई। चलिए, एक और क्वेश्चन है जो परसेंटेज कंपोजिशन में बनता है,
और पूछा जाता है दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कंपाउंड possesses 8% सल्फर बाय मास, फाइंड द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास है या जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है, इसका मतलब क्या है? ये जो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास है या कई बार या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग लीस्ट मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमको दिया है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सल्फर है, तो जब हम लोग लीस्ट मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो भी कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड शुड कंटेन वन सल्फर एटम। मतलब सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ सल्फर उसके अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सल्फर की बात हो रही है, सल्फर की एलिमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब ये है। और जब हम लोग लीस्ट मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में सबसे कम अमाउंट ऑफ सल्फर एटम होना चाहिए। तो सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ सल्फर एटम क्या हो सकता है भाई? सबसे किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे मिनिमम सल्फर एटम कितने हो सकते हैं? 10, 8, 9, 5, 1। तो आंसर है एक सल्फर एटम। भाई एटलीस्ट एक सल्फर तो होना चाहिए, तभी तो उसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकल के आएगा। तो मतलब इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही सल्फर एटम है। मतलब इस मॉलिक्यूल का जो 8% होगा वो एक सल्फर एटम का मास होगा। बात समझ में आ रही है कि ये जो भी मॉलिक्यूल होगा, ये जो भी कंपाउंड है, इसका जो भी मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर एक ही सल्फर एटम है। तो जो 8% जो उसका कंपोजिशन है, वो एक सल्फर एटम का मास है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो 8% ऑफ सल्फर है, 8% ऑफ सल्फर इन कंपाउंड इज एक्चुअली द मास ऑफ वन सल्फर एटम। मास ऑफ वन सल्फर, क्योंकि एक ही सल्फर एटम है। तो इसको मैथमेटिकली किया जाएगा 8% ऑफ टोटल मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली मास ऑफ वन सल्फर एटम। 8%, या इसको हम लोग लिखेंगे 8/100 ऑफ m इज इक्वल टू मास ऑफ वन सल्फर एटम, जो कि होता है 32 ग्राम। m कितना हो जाएगा? 32 इंटू 100/8। ये 4 हो गया, तो ये 400 आ गया। तो ये जो मास आया, दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, जिसके अंदर एटलीस्ट एक सल्फर एटम। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि जिस एलिमेंट की बात चल रही है, उसका एक ही एटम है। तो परसेंटेज ऑफ दैट सल्फर इन कंपाउंड इज एक्चुअली द मास ऑफ वन सल्फर एटम, जो कि कितना 32 है। और 8% ऑफ मॉलिक्यूलर मास को हम लोग इस तरह लिखते हैं 8/100 इंटू एम। तो यहां से हमारा एम निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरीके के क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के ऊपर आ सकते हैं।